चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे दहला देने वाले आपराधिक मामलों में से एक की। एक ऐसा केस जिसने पूरे देश की रूह कांपा दी थी, लेकिन जिसका अंत हमारी न्याय व्यवस्था पर बहुत गंभीर सवाल छोड़ गया। इस कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक नंबर से 19 जाने, जिनमें से ज्यादातर तो बच्चे और जवान लड़कियां थीं, जो एक भयानक अपराध का शिकार बन गईं। और इन अपराधों के लिए सोचिए, एक ही आदमी को 13 बार मौत की सजा सुनाई गई। हर केस को इतना संगीन माना गया कि उसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहा गया, मतलब एक ऐसा जुर्म जिसके लिए मौत की सजा ही आखिरी विकल्प हो। लेकिन लगभग 2 दशकों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। जिस आदमी को दोषी ठहराया गया था, उसे आजाद कर दिया गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? हमारी न्याय व्यवस्था से इतनी बड़ी, इतनी कैटेस्ट्रॉफिक चूक कैसे हो सकती है? चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं और इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम कानूनी दांवपेच में उलझें, आइए एक बार फिर से याद करते हैं कि ये निठारी कांड आखिर था क्या। वो मामला जिसने पूरे देश को सदमे में डाल दिया था। ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है, ये लगभग 2 दशक लंबी एक कानूनी गाथा है। ये सब शुरू हुआ दिसंबर 2006 में, जब नोएडा के एक घर के पीछे नाले से इंसानी कंकाल मिलने लगे, और इसका अंत हुआ सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद चौंकाने वाले फैसले से। सुरेंद्र कोहली पर जो इल्जाम लगे थे, वो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बच्चों को बहलाना, उनका यौन शोषण करना और फिर उनकी हत्या, और उसके बाद शवों के साथ जो बर्बरता हुई, इन्हीं आरोपों ने इस केस को इतना सनसनीखेज बना दिया था। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एक ऐसा केस जो इतना मजबूत लग रहा था, वो आखिर अदालत में जाकर ढह कैसे गया? इसकी कहानी शुरू होती है इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से, जिसने प्रोसिक्यूशन की थ्योरी में कई बड़ी कमियां निकालीं। हाईकोर्ट ने असल में 5 ऐसी बड़ी खामियों की तरफ इशारा किया, जिन्होंने पूरे के पूरे केस की नींव ही हिलाकर रख दी। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। देखिए, इस केस की सबसे कमजोर कड़ी था सुरेंद्र कोहली का कबूलनामा। कानून ये साफ साफ कहता है कि कोई भी कबूलनामा बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से होना चाहिए। लेकिन यहां क्या हुआ? कोहली 60 दिनों तक पुलिस कस्टडी में था। उसे कोई वकील नहीं दिया गया, और तो और बयान रिकॉर्ड करते वक्त जांच करने वाला अफसर भी वहीं मौजूद था। कोर्ट ने इसे बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं माना। अच्छा, हाई कोर्ट के बाद मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने इस कानूनी पहेली पर आखिरी मोहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनाया। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर आसान भाषा में यह न्याय पाने का एक आखिरी और बहुत ही रेयर मौका होता है। इसका इस्तेमाल तभी होता है जब ये लगे कि पिछले फैसलों से बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बड़े विरोधाभास को पकड़ा। सवाल यह था कि अगर एक ही तरह के सबूतों के आधार पर कोहली को 12 मामलों में बरी किया जा सकता है, तो फिर बिल्कुल उन्हीं सबूतों के आधार पर उसे 13वें मामले में दोषी कैसे ठहराया जा सकता है? ये तो कानून की नज़र में बराबरी के सिद्धांत का खुला उल्लंघन था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक बहुत ही अहम सिद्धांत को दोहराया। उन्होंने कहा कि अपराध कितना भी भयानक क्यों न हो, कानून की प्रक्रिया का पालन करना सबसे जरूरी है। सिर्फ शक की बुनियाद पर, चाहे वो कितना भी गहरा क्यों न हो, किसी को सजा नहीं दी जा सकती। सबूतों का मजबूत होना बेहद जरूरी है। तो कोहली तो बरी हो गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में इस फैसले ने अपने पीछे कई गहरे और परेशान करने वाले सवाल छोड़ दिए हैं, जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। इन सारे कानूनी दांवपेच के बीच उन परिवारों का दर्द है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया। एक पीड़ित के पिता झब्बूलाल के ये शब्द इस केस की असली मानवीय त्रासदी को दिखाते हैं। उनके लिए न्याय बस एक सपना बनकर रह गया। ये मामला सिर्फ एक आदमी के बरी होने का नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी न्याय व्यवस्था के लिए एक आईने की तरह है। ये दिखाता है कि हमारी पुलिस की जांच, सबूत इकट्ठा करने के तरीके और कानूनी मदद के सिस्टम में कितने बड़े सुधारों की जरूरत है। और आखिर में हम घूम फिर कर उसी एक सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है, और जो शायद हमेशा एक राज ही बनकर रह जाएगा। अगर कोई दोषी नहीं था, तो निठारी के उन बच्चों का कातिल आखिर है कौन?